Hello and welcome back to our another video of stock analysis exclusively on the scalping trades। जैसा कि आप जानते हैं हिंडनबर्ग एक बार फिर से वापस आ चुका है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, हिंडनबर्ग इज बैक। और हिंडनबर्ग एक बार फिर से रिसर्च लेकर आया है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। इस बार अडानी ग्रुप पे कोई एलिगेशन नहीं है डायरेक्टली, बट यहाँ पर डायरेक्टली टारगेट किया है हमारी सेबी चेयरपर्सन यानी कि महदबी पूरी बुच पर और उनके हस्बैंड धवल बुच के ऊपर। और इल्जाम डायरेक्टली उन्होंने ये लगाया है, वह एलिगेशंस डायरेक्ट सेबी चेयरपर्सन के ऊपर है। उनका डायरेक्टली ये कहना है, उन्होंने अडानी ग्रुप को एक्सपोज किया था उसके बाद जो उनके दो फंड्स थे, एक बर्मुडा से चलता था और एक मॉरिशस से चलता था। हिंडनबर्ग का यहाँ पर डायरेक्टली ये कहना है कि हमारी सेबी चेयरपर्सन फंड्स के अंदर हमारी महदबी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच 2015 से ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, यानी कि 2015 से ये लोग इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मेनली 3 टॉपिक्स के ऊपर होगा। एक अडानी ग्रुप, दूसरा सेबी चेयरपर्सन और तीसरा हिंडनबर्ग ने काफी सीरियस एलिगेशंस हमारी सेबी चेयरपर्सन के ऊपर लगाए हैं। और हिंडनबर्ग के पास डायरेक्टली क्या क्या सबूत हैं और बुच परिवार को इसमें क्यों जोड़ा जा रहा है या जोड़ा गया है, क्या इसमें हिडन इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को भी पता होनी चाहिए। यानी कि जो हम अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए इन्वेस्टिंग से पहले। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये बात स्टार्ट होती है जनवरी 2023 से, यानी कि जब हिंडनबर्ग ने पहली बार कोई इन्फॉर्मेशन निकाली थी, यानी कि अडानी ग्रुप के खिलाफ निकाली थी। बाद जो अडानी ग्रुप का फॉल आया था वो अच्छा खासा आया था, यानी कि अडानी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा टूट गए थे और उस वैल्यूएशन तक आज तक नहीं लौट पाया है। यानी कि अडानी ग्रुप उस वैल्यूएशन तक अभी तक नहीं आ पाए हैं, कि वो सदमा उभर कर अभी तक नहीं आ पाया है अडानी ग्रुप का। हिंडनबर्ग का यहाँ पर यह कहना था कि अडानी ग्रुप मॉरिशस के थ्रू और अलग अलग जगहों के थ्रू अपनी कंपनी यानी कि शेल कंपनीज के अंदर, जो शेल कंपनीज होती हैं यानी कि जो सिर्फ नाम की कंपनीज होती हैं, वो उनका ना ऑफिस होता है, वो कहीं पर लीगली होती हैं, तो ये कंपनीज को हम शेल कंपनीज बोलते हैं। के थ्रू अडानी ग्रुप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया करते थे, के साथ साथ अपने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया करते थे और उसके बाद इलीगली उन स्टॉक्स में मैनिपुलेशन करते थे, यानी कि इलीगली तरीके से स्टॉक्स को ऊपर नीचे किया करते थे। यानी कि अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये पंप और डंप स्कीम हुआ करती थी। थ्रू किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ा देना था, उसी के बाद उसको डंप कर देना था, यानी टेलर्स उसके अंदर घुसे, वो वहां पर ट्रैप हो जाए। बड़ी फर्में जैसे कि अडानी ग्रुप और उन्हीं के साथ साथ उनके जो पार्टनर्स हुआ करते थे, जैसे कि जो शेल कंपनीज के रेगुलेटर्स हुआ करते थे, रिटेलर्स का काफी ज्यादा लॉस होता था, यानी प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में बदलता था और एक लॉस हैवी लॉस में बदल जाता था। बाद जब हिंडनबर्ग ने ये इन्फॉर्मेशन निकाली, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन 40 मीडिया हाउसेस के थ्रू दी गई अलग अलग कंट्रीज के, बट उसके बाद भी सेबी ने यहाँ पर डीपली इन्वेस्टिगेशन नहीं के बावजूद भी अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई। सोचने वाली बात यह है कि जब एलिगेशन इतना सीरियस लगाया गया था और क्यों उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, क्यों अडानी ग्रुप को एक क्लीन चिट दे दी गई। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन ऐसा नहीं था जिसकी वजह से ये डायरेक्टली केस लोगों की नजरों में आए या लोगों को पता चले आखिर इस केस में हुआ क्या था और जो हिंडनबर्ग ने सीरियस एलिगेशंस लगाए थे उसका क्या हुआ। उसके बाद जो सेबी ने एक्शन लिया था, यानी कि जो भी उन्होंने एक्शन लिया था, उसके बाद हिंडनबर्ग यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान थे। बाद हिंडनबर्ग का यहाँ पर यह कहना है कि 106 पेज की जो इन्फॉर्मेशन, 106 पेज की रिटन इन्फॉर्मेशन जो सेबी को सौंपी गई थी, यानी कि सेबी को दी गई थी, उस पर सेबी ने उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन नहीं, पर सेबी की साइड से कोई भी फैक्चुअल एरर यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी कि ना ही रिटन इन्फॉर्मेशन दी गई और ना ही वर्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई सेबी की साइड से। बाद जुलाई के मंथ में हिंडनबर्ग ने सेबी को एक रिटन इन्फॉर्मेशन भेजी, यानी कि एक रिटन नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने ये लिखा था। यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान है। सेबी जो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी है वो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्ट के थ्रू है, एक्टिविटीज को यहाँ पर वो पकड़ती है, बट यहाँ पर कोई भी सीरियस एलिगेशंस अडानी ग्रुप के खिलाफ क्यों नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर मेन कंसर्न क्या था, इस तरीके से इलीगली इंडिया के स्टॉक मार्केट में ये पैसा लगाया जाता था। यानी कि एक फंड जो था वो बर्मुडा से चलता था, दूसरा फंड जो था वो मॉरिशस से चलता था। यहाँ पर हम पहले फंड की बात करें तो उसका जो पूरा नाम है वो है GDOF, ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि बर्मुडा से चलता था। इस कंपनी के अंदर जो फंड मैनेज किया जाता था वो मैनेज किया जाता था गौतम अडानी के भाई के थ्रू, विनोद अडानी कंट्रोल्ड कंपनीज के थ्रू इस कंपनी में पैसा लगाया करते थे। उसके बाद ये कंपनी GDOF के अंदर इन्वेस्ट किया करती थी। के बाद ये फंड लगाया जाता था IPE प्लस के अंदर, यानी कि IPE प्लस फंड के अंदर, के थ्रू ये पैसा लगाया जाता था इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी कि अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर लगाया जाता था, इक्विटी में, डेरिवेटिव मार्केट में। और उसके बाद कई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर आता है मेन ट्विस्ट, यानी कि पूरी स्टोरी के अंदर जो सबसे ज्यादा फाइनल ट्विस्ट आता है वो यहाँ पर आता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों ही फंड्स, जो कि एक बर्मुडा से चलता था, एक मॉरिशस से चलता था, ये दोनों ही फंड इलीगली इंडिया में पैसा लगाया करते थे। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा और आपको शायद थोड़ा शौक लगे। इन दोनों फंड के अंदर इसका पैसा लगा हुआ था वो महदबी पूरी भुज
और उनके हस्बैंड धवल भुज का लगा हुआ था, यानी कि वो लोग इसको मैनेज किया करते थे। एग्जांपल, इन दोनों ने IPE प्लस के अंदर 2015 के अंदर इन लोगों ने उसमें अकाउंट खोला और ये सारा इन्वेस्टमेंट IIFL के थ्रू हुआ था। यानी कि जब इन लोगों ने उसमें पैसा डाला था तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो IIFL के थ्रू हुई थी। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया है सेबी की साइट से, वो आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। आपको बेसिक चीजें मिल जाएंगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ। आप एक चीज गौर से देखिएगा, यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड में सैलरी लिखा गया है कि सैलरी के थ्रू ये पैसा जा रहा है। पैसे का सोर्स कभी सैलरी है और कभी कुछ है। उस टाइम पर धवल भुज यूनिलीवर के अंदर काम किया करते थे एज अ चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस, और महदवी पुरी जी जो काम किया करती थी कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम किया करती थी कि एग्रो एडवाइजरी कंपनी के अंदर वो काम किया करती थी। एंड शी वाज द डायरेक्टर इन दैट कंपनी। शी वाज आल्सो the main director of the company. It means she was having the major holdings in that company. यानी कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो खुद ही डायरेक्टर थी इस कंपनी की। डॉक्यूमेंट के अंदर एक डेट भी मेंशन की गई है, यानी कि 5/6/2015, यानी कि 5 जून 2015 की डेट भी मेंशन की गई है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। 5 जून 2015 से लेके 22 मार्च 2017 तक महदवी पुरी भुज और धवल भुज दोनों के दोनों इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड थे, यानी कि वो इन्वेस्ट किया करते थे इस फंड को। इसीलिए अप्रैल 2017 में महदवी पुरी जी को सेबी ज्वाइन करना पड़ती है एज अ होल टाइम मेंबर इन सेबी। इसी सबको देखते हुए धवल जी की साइड से एक ईमेल जाता है इसी कंपनी को कि हम दोनों आज के टाइम पर दोनों ज्वाइंट अकाउंट पार्टनर है, बट यहाँ पर सारा का सारा स्टेक धवल जी को प्रोवाइड करा दिया जाए, यानी कि धवल जी को सारी अथॉरिटीज दे दी जाए इस अकाउंट की। धवल जी यहाँ पर सोल ओनर हो जाएंगे इस फंड की। धवल जी खुद मैनेज करेंगे इस फंड को। अब आपकी शायद थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, बट यहाँ पर आपको मैं शॉर्ट में एक चीज और समझाना चाहूंगा। पर IP प्लस कंपनी जो थी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया करती थी अडानी ग्रुप के अंदर, और अडानी ग्रुप उसको मैनिपुलेट करता था। यानी कि जब ये दोनों एक ही थे, जब यानी कि दोनों के अकाउंट मर्ज थे और दोनों ज्वाइंट अकाउंट के अंदर काम किया करते थे, उसके बाद ये चिट्ठी पोस्ट की गई। महदवी पुरी जी जो आगे चलकर सेबी की चेयरपर्सन बनने वाली थी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, यानी कि कोई भी रुकावट ना आए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब के टाइम पर भी धवल भुज जी का पैसा उस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टेड था, यानी कि वो आज भी उस अकाउंट में इन्वेस्ट किया करते थे। IP प्लस के बात तो अलग रही। अब यहाँ पर GOIFL की बात करें, मेल आता है जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि यहाँ पर उनके $8 लाख मेल ऑफिशियली माधवी जी के खुद पर्सनल अकाउंट से आता है, यानी कि मेल अकाउंट जो दिखाया गया है उसके अंदर वो माधवी जी का खुद पर्सनल अकाउंट है। और उसके बाद ट्रांजैक्शन दिखाई गई है, यानी कि वही ट्रांजैक्शन जो IIFL के थ्रू हुई है, $8 लाख उसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो कि माधवी जी के नाम से। पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, कंपनी के अंदर ये दोनों इन्वेस्टेड है, यानी कि माधवी जी और धवल जी दोनों ही इन्वेस्टेड। यहाँ पर एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी, फुल टाइम यहाँ पर सेबी के अंदर आ चुकी है। के बाद 2018 का एक मेल और सामने आता है जिसके अंदर महदवी जी खुद अपने पर्सनल मेल अकाउंट से एक मेल भेजती है। उसके अंदर यह कहा जाता है कि मिस्टर धवल वांट टू विड्रॉ होल अमाउंट, होल 100% अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट द GDOF, यानी कि GDOF से पूरा 100% अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। उसी के बाद एक एलिगेशन और लगाया है यहाँ पर हिंडनबर्ग ने। सेबी चेयरपर्सन के पास तो पूरे इंडिया का डाटा है और यहाँ पर सारे ही म्यूचुअल फंड्स का डाटा है, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकती थी। बट उन्होंने यही दो फंड क्यों चुने जो कि इलीगली अडानी ग्रुप को प्रॉफिट दे रहे थे, यानी कि फायदा दे रहे थे, तो उन्होंने वही प्लेटफॉर्म क्यों चुना। यहाँ पर डायरेक्टली हिंडनबर्ग ये दिखाना चाहता है कि महदवी जी का इन दोनों फंड से डायरेक्टली कनेक्शन है, यानी कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। और इनफैक्ट इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर यह कहना है कि सेबी यहाँ पर एक वॉल को हिट कर चुका है, यानी कि सेबी को यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा। यहाँ पर कंक्लूजन मिले भी कैसे, क्योंकि सेबी चेयरपर्सन यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, तो यहाँ पर कंक्लूजन निकलेगा भी कैसे। यहाँ पर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाता है कि सेबी यहाँ पर नहीं चाहता था कि कोई भी एक्शन अडानी के खिलाफ लिया जाए, यानी कि इन दो एंटिटीज के ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाए किसी भी तरीके का। एलिगेशन जो हिंडनबर्ग ने लगाई है उसके ऊपर महदवी जी का क्या कहना होगा, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने कि किस तरीके से वो इन सारी चीजों को खारिज करती हैं, यानी कि नकारती हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है हमारे सेबी चेयरपर्सन का। हिंडनबर्ग जो डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा है वो महदवी जी के ऊपर नहीं लगा रहा है, डायरेक्टली ये कहना चाहता है कि सेबी चेयरपर्सन यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, साथ साथ उनके यहाँ पर हस्बैंड भी इन्वॉल्व के साथ साथ ये सारा भरोसा है इतने करोड़ रिटेलर्स का, क्योंकि यहाँ पर सेबी चेयरपर्सन डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो उनका यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आता है वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बग ने जितने भी एलिगेशंस लगाए थे अडानी ग्रुप के ऊपर, उससे कोई भी उभर कर नहीं आ पाया है, चाहे फिर वो अडानी हो या कोई भी रिटेलर हो। जितने भी लोगों को उस क्रैश में लॉस हुआ था वो लोग अभी तक उभर कर नहीं आ पाए हैं। सबको देखने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की जरूरत है और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं
कि सेबी चेयरपर्सन यहाँ पर एक माधवी जी यहाँ पर क्लीन आउट विथ क्लीन चिट with all the facts and figures, make sure everything will be settled down objectively। चीज मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यही सब आज आपको बताना था। आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द स्कैल्पिंग ट्रेड्स।